हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन का मेन पॉइंट होने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस। एनसीईटी 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इस एग्जाम के फॉर्म्स भरने के बाद आप एग्जाम देंगे और आईटीईपी 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स होने वाली हैं, किन स्टेप्स पर आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ऐसी सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मेन पॉइंट जैसा कि मैंने आपको कहा होने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग कैसे होती है, एग्जाम के बाद आपको क्या क्या करना है, ऐसी सारी चीजों पर आज के सेशन में बात होने वाली है। तो ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करना है। बच्चों, अगर आप एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड फॉर द स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। कैरियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो सपोर्ट के लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, ये मानकर कि आप पहली बार एनसीईटी के बारे में सुन रहे हैं और इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो इस सेशन का रोड मैप क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड फीस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप्स क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम में कौन कौन से सेक्शंस हैं, एडमिट कार्ड और एग्जाम डे के बारे में बात करेंगे, एंड देन पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जहां पर से सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तो उस समय हमें किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर बात करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो एनसीईटी एग्जाम, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपको आईटीईपी बीएड करना है, आपको एनसीईटी एग्जाम देनी है। अब एनसीईटी एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी जो है वो उसके दो मेजर पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, या तो आप 12th क्वालिफाइड हो या फिर अपियरिंग हो। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं और जिनका रिजल्ट आ जाएगा मई तक, वो सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, वैसे तो 12th के मार्क्स की कोई एलिजिबिलिटी एग्जाम देने के लिए नहीं है, राइट, ध्यान रखिएगा। बट जब हम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम, तो हर एक इंस्टीट्यूट 55 से 60%, कुछ इंस्टीट्यूट 50 से 55% 12th के मार्क्स कंसीडर करता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरी एलिजिबिलिटी है एज लिमिट। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन एनटीए। तो एनसीईटी एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। 40 साल का इंसान भी इस एग्जाम को दे सकता है, 60 का भी दे सकता है, 70 का भी दे सकता है। बट देयर इज अ गेम कि आप एग्जाम तो दे सकते हो, बट एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूशन लेवल पर एज क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर रही। 12th पास और अपियरिंग, ओके, प्लस नो एज बार फॉर एनसीईटी एग्जाम, राइट, नो एज बार, कोई एज बार इसमें नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जैसा मैंने यहाँ लिखा भी है, चेक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। हर एक यूनिवर्सिटी का एज और 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे वहां पर जाकर के हमें चेक करना होगा। वो कैसे होगा उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। नेक्स्ट, अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा एनसीईटी एग्जाम के फॉर्म्स आउट है, राइट, जस्ट सेकेंड। एनसीईटी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अभी आउट है
और ये 12th ऑफ February से 10th ऑफ मार्च तक होने वाले हैं। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आप ITEP 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की फीस क्या रखी गई है? जनरल कैटेगरी के लिए ये 1200 रुपए है, OBC NCL एंड EWS के लिए 1000 रुपीज है, वहीं SC ST और PWD के लिए ये 650 रुपीज है। ओके, सीधे बात करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर और एग्जाम डेट के बारे में। सो 17th ऑफ अप्रैल इसकी टेंटेटिव डेट है, ये डेट दी गई है, हो सकता है बदल भी जाए। ओके, आगे भी बढ़ सकती है ना। सो कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पर ये पूरा आपका टेस्ट होगा। 17 अप्रैल डेट है। 13 लैंग्वेजेस आपको चूज करने का मौका मिलेगा। 13 लैंग्वेज मतलब कि हो सकता है आपकी मदर टंग बंगाली हो तो आप बंगाली में भी दे सकते हैं इस पेपर को, ठीक है। उर्दू में देना चाहते हैं उर्दू में दे सकते हैं। 2 लैंग्वेजेस में आपको पेपर दिखाई देगा, एक इंग्लिश में और एक जो दूसरी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसमें। इस एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन में 7 पेपर्स होते हैं मिला करके, उस पर बात करेंगे। ओके, चलिए ठीक है ना। रिजल्ट जैसे ही आपका डिक्लेयर होगा, यू कैन डाउनलोड योर NTA स्कोर कार्ड। आप अपना NTA जो NCET के लिए स्कोर कार्ड देंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आप सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि सभी की टारगेट यूनिवर्सिटीज अलग अलग होने वाली है, राइट। अब होगा क्या, अब स्टार्ट होगी काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि रिजल्ट आने के 10 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। रिजल्ट आने के 10 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। जिन भी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट को आपको रेगुलरली जो है जाकर के चेक करना है कि उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है या नहीं किया है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है काउंसलिंग के लिए, लेट्स से मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट की है, तो रिजल्ट आने के बाद मैं कंटिन्यूअसली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करूंगी, देखूंगी कि ITEP 4 ईयर बीएड में एडमिशन की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है क्या। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब ये है कि वहां पर उसकी वेबसाइट पर जाकर के मुझे एक और फॉर्म भरना है। उसके कुछ प्राइस भी होंगे, 500 समथिंग कुछ प्राइस होगा काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। किसी में ज्यादा भी होता है, किसी में नहीं भी होता है, ठीक है, बट 500 मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट का यही रेट है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। नाउ वो फॉर्म मुझे भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे देने हैं। ओके, क्या क्या करना होगा मुझे लिख लो वहां पर। फॉर्म फिल करना है, कौन सा, काउंसलिंग का, राइट। उसके बाद सेकंड चीज, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे उसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। नाउ ये करने के बाद, मेरा स्कोर देखने के बाद, हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है एक इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी। क्या प्रिपेयर करेगी? एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी। वो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन मेरा होगा नहीं होगा वो कैसे डिसाइड होगा? दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द NCET स्कोर एंड द मेजर स्कोर। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। जो स्कोर बनता है वो किस बेसिस पर बनता है? NCET का आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाता है, साथ ही आपके मेजर, जिस मेजर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो देखा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA करना है, BA हिस्ट्री से, तो मेरा पूरा ओवरऑल NCET का स्कोर प्लस जो मेरा मेजर सब्जेक्ट का स्कोर था वो प्लस करके स्कोर जो है आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ओके, अब ये मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया तो यही है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है मेजर और टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स को भी जोड़ लेती है, इस तरह से भी देखा गया है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी किन नंबर्स को चूज कर रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है।
गेटिंग इट ना। फाइनल स्टेप, जब आपका नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको फीस भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। सबसे पहले तो आपको आपकी सीट बुक करनी होती है, जिसमें आपको ऑनलाइन ही कुछ पैसे जमा करने होते हैं, जो वो बताते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में 10,000 के आसपास होते हैं, कहीं पर ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आफ्टर द रिजल्ट ये सारी स्टेप्स होंगी। रिजल्ट आने के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग, हर एक यूनिवर्सिटी जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसके वेबसाइट को विजिट करना है, काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एनसीईटी स्कोर, मेजर स्कोर हो सकता है साथ में प्लस, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का स्कोर प्लस हो सकता है। देन आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको फीस भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। सो दैट इज एक्चुअली द ओवरऑल प्रोसीजर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। मैं गायब हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप एक व्यू में सारी चीजें देख पाए, राइट। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटीज में, अप्लाई करने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, देन इट अ वेरी गुड। आपका नाम अगर मेरिट में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, पहली बार में ही आप फीस भर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर पहली बार में आपका मेरिट में नाम नहीं आता है, ओके, सो आपको घबराना नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया। वो सेकंड लिस्ट भी रिलीज करते हैं, है ना, सेकंड लिस्ट भी रिलीज की जाएगी। देन उस केस में आपको सेकंड लिस्ट के लिए वेट करना है। और ये देखिए, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, हो सकता है उसमें नाम आ जाए। और अगर नहीं आता है तो फिर आपको एक ही यूनिवर्सिटी के भरोसे तो रहना नहीं है, है ना। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको एक यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं रहना है, कम से कम, इसीलिए मैंने कहा था 6 से 10 यूनिवर्सिटीज आपको फॉर्म में फिल करनी है, जो कि श्योर रहे कि हाँ आप वहां तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होने वाला है, और इसके बाद और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस पर भी बात करेंगे। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि कितनी लिस्ट निकलती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो एनसीईटी की जो काउंसलिंग होगी, ओके, एटलीस्ट 3 लिस्ट रिलीज होती है। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, इसी को हम कहते हैं 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। अब अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, अगर उससे कम हुए तो सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, उससे भी कम हुए तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। बट सेकंड और थर्ड लिस्ट तभी आती है जब सीट्स वैकेंट होती है, खाली होंगी, तभी लिस्ट थर्ड तक बात पहुंचेगी। अगर लिस्ट 2 में ही सीट्स फुल हो गई तो लिस्ट 3 नहीं निकलेगी। कई बार होता है लिस्ट 3 में भी बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो फिर फिजिकल काउंसलिंग होती है, मतलब ऑन द स्पॉट जो पहुंच जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी सीट खाली रह गई तो फिर फोर्थ स्टेप होती है स्पॉट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन, क्लियर है। तो काउंसलिंग की ये स्टेप है। अब जरूरी क्या हो जाता है यहाँ पर, जरूरी ये है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, हर एक वेबसाइट हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपको रेगुलरली विजिट करना है। साथ ही आपके डॉक्यूमेंट अब आपके पास सारे होने चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि वो तो अपडेट में गया है अभी तक आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो, काउंसलिंग के जो फॉर्म भराए जाते हैं वो ऑनलाइन भराए जाते हैं। वो आपको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो तभी फॉर्म सबमिट होगा। अब डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं तो फॉर्म
सबमिट ही नहीं हो पाएगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट, अब आपके काउंसलिंग के टाइम तक सारे पक्के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उस पर हम लोग पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी सारी स्टेप्स जो कि आपको मैं एक बार और दिखा देती हूँ, आपको ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। ये मेन चीज थी जो काउंसलिंग से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो फिर आई होप कि ये प्रोसीजर अभी आपको क्लियर होगा। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।